हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस लेक्चर माई सेल्फ के। आज का जो लेक्चर है उसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट। तो देखो बेसिकली जब अपन ने बात करी थी कंपोजिशन की, इसके केमिकल कंपोजिशन की अपन ने बात करी, उसके अंदर बॉक्स कंपाउंड्स की अपन ने बात करी, या फिर अपन बात करें कोई भी ऑडल्ट्रेंट या फिर कोई सुपर प्लास्टाइजर या फिर कोई भी ऐसा केमिकल जो कि अपन सीमेंट के अंदर मिलाएं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को ऑल्टर कर दें और फिर उनको एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जो सीमेंट बनाए जाते हैं, ठीक है, तो वो अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट। तो फर्स्ट जो अपन बात करते हैं, जो नॉर्मल या फिर अपन कह सकते हैं कॉमन जो सीमेंट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई? पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं। अब पोर्टलैंड सीमेंट बेसिकली इसके अपन कलर के अकॉर्डिंग बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो अपन ने जो सीमेंट बनाया, पोर्टलैंड सीमेंट जो बनाया, ये एक पोर्टलैंड एक जगह है, ठीक है। इस जगह के अंदर जो स्टोन मिलता है उसका कलर और जो सीमेंट का कलर है वो सेम मिला, इस वजह से अपन ने इसका नाम दे दिया पोर्टलैंड सीमेंट। तो बेसिकली यदि आपसे पूछा जाए कि पोर्टलैंड सीमेंट कैसे बनता है, तो इट इज़ ऑब्टेन्ड बाई प्रॉपरली प्रोपोर्शन मिक्सचर ऑफ आर्जिलियस एंड कैल्करस मटेरियल्स। यानी कि जब भी अपन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अपन ने देखा था कि दो तरह के मटेरियल्स यूज करते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल यूज करते हैं, जिसके अंदर एक तो रॉक अपनी होती है आर्जिलियस की, यानी जिसके अंदर क्या हो, एल्यूमिना की कंटेंट ज़्यादा हो। एक क्या होती है, कैल्करस रॉक होती है, जिसके अंदर क्या हो, लाइमस्टोन की कंटेंट ज़्यादा हो। तो जब आपसे पूछा जाए कि ओबीसी को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, तो आप सिंपल सा लिख दोगे, इट इज ऑब्टेन्ड बाय proper proportional of raw materials आर्जिलियस। अब दोनों रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं अपने, आर्जिलियस और कैल्करस, ठीक है, आर्जिलिशियस एंड कैल्केरस रॉक्स कह सकते हो, मटेरियल कह सकते हो, ठीक है। तो दोनों क्या हो गया, एक तो आर्जिलिशियस हो गया और एक अपने क्या हो गया, कैल्करस रॉक्स हो गया, ठीक है। रॉक्स या मटेरियल अपन कुछ भी कह सकते हैं। तो इनको यदि अपन ने प्रॉपर प्रोपोर्शन करके बनाया तो वो अपना क्या हो जाएगा, पोर्टलैंड सीमेंट हो जाएगा। अब इसको पोर्टलैंड सीमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका कलर ऐसा है, ठीक है। तो द सीमेंट इज कॉल्ड पोर्टलैंड सीमेंट बिकॉज इट हैज़ रिसेम्बलेंस इन इट्स कलर, ठीक है। यानी इसका जो कलर था वो इस तरह का था। अब इसकी जब सेटिंग की बात करी तो एक तरह से, जब देखो स्टोन क्या होता है, स्टोन जब भी सेट करते हैं अपन, तो सेट करने के बाद क्या होगा, एक सॉलिड मटेरियल अपन को मिलने लग जाता है और वो सॉलिड मटेरियल है वो एक तरह से सैंड स्टोन की तरह दिखता है अपन को। तो इसलिए अपन ने क्या कर दिया, इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट दे दिया। इसी को अपन क्या कर देते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो यदि आप इसे पोर्टलैंड सीमेंट भी नाम दे सकते हो और एक दे सकते हो आप इसका OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। तो बेसिकली जो OPC है वो 3 क्लास के अंदर क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। तो क्लासीफाइड, इसको अपन 3 क्लास में कर देते हैं। OPC इज क्लासिफाइड इन 3 क्लासेस, 3 क्लासेस के अंतर्गत इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसमें फर्स्ट अपनी होगी OPC ग्रेड, मतलब ग्रेड है इसकी, या फिर आप कह सकते हो इसके 3 ग्रेड अपन को मिलते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो OPC ग्रेड 33, OPC ग्रेड 33, ये इसका पहला हो गया। उसके बाद अपना आएगा सेकंड B, OPC ग्रेड 43। उसके बाद थर्ड अपना आएगा OPC ग्रेड 53, ठीक है। बेसिकली ये 3 ग्रेड OPC की अपन को जनरली मिलती हैं और इसको जिनके बारे में जो डिटेल्स में जो दिया हुआ है OPC के बारे में, या फिर OPC ग्रेड 33, 43, 53, इनके लिए अलग से इंडियन स्टैंडर्ड ने अपने कोड के अंदर इसको डिफाइन किया हुआ है। यदि मैं फर्स्ट 33 की बात करूं तो 33 के अंदर जो IS स्टैंडर्ड है अपना, IS, इसके अंदर जो अपन इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड की बात करते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड क्या होता है, बेसिकली अपन ने इंडिया के अकॉर्डिंग कुछ स्टैंडर्ड्स को फिक्स कर रखा है कि भाई इतना परसेंट इसमें ये होना चाहिए, इतना परसेंट इतना होना चाहिए, और इस कोड का अपन ने पर्टिकुलरली एक नाम दे दिया, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, इंडियन स्टैंडर्ड हो जाएगा। यदि मैं बात कर रहा हूँ 33 ग्रेड की, तो 33 की ग्रेड के लिए जो कोड दिया हुआ है वो है IS 269 1989, ठीक है, IS 269 1989, ठीक है।
इस कोड के अंतर्गत ओपीसी की सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, सारी टेस्टिंग के बारे में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो जब भी आपसे बोला जाए कि ओपीसी, अभी कई बार कंपटीशन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ओपीसी 33 ग्रेड के बारे में कौन से कोड के अंदर मेंशन है, तो इंडियन स्टैंडर्ड 2691989 के अंदर पूरी तरह से मेंशन है। वही यदि आपसे पूछा जाए कि IS 43 के बारे में किस कोड के अंदर मेंशन है, तो इसके लिए जो कोड दिया हुआ वो IS 8112 है, ठीक है। क्या है? IS 8112, और ये भी इसका जो एडिशन है वो क्या है? 1989। ये जो सन होता है वो होता है लेटेस्ट वर्जन का उसका अपडेट हुआ है, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं। फिर वहीं पे अपन बात कर लेते हैं ओबीसी ग्रेड 53। तो ग्रेड 53 के लिए जो कोड दिया हुआ वो दिया हुआ 12269, ठीक है। क्या है भाई? IS 12269, ठीक है। ये जो कोड दिया हुआ है इंडियन स्टैंडर्ड का, इसके अंदर आपको मिल जाएगा 43 के बारे में, ठीक है। ये जो कोड रिवाइज हुआ था वो हुआ था 1987, ठीक है। चाहे तो आप डैश लगा दो, चाहे कॉमा, कुछ भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसके क्या है? सन को दिखाता है कि लास्ट जो रिवीजन हुआ है इस कोड के अंदर कब हुआ है। अब अपन बात करते हैं, देखो अपन ने ये तो पता लग गया कि ओपीसी है, ठीक है। ओपीसी मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है। तो ये क्या है? 33, 43 एंड 53, ठीक है। तो ये क्या है? इसको डिफाइन करने के लिए देखो बेसिकली अपन ने क्या किया था? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया था। क्या किया था भाई? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की जब मैं बात करता हूँ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है। बेसिकली आप इसको CTM मशीन के अंदर भी कर सकते हो, चाहे तो आप UTM के अंतर्गत भी कर सकते हो। किसके अंदर कर सकते हो? CTM और UTM दोनों ही मशीन के अंदर कर सकते हैं। अब इस टेस्ट के अंदर अपन ने क्या देखा था कि अपन ने एक सबसे पहले क्या किया था, एक क्यूब को कास्ट किया, और क्यूब की जो साइज़ ली थी अपन ने क्या ली थी? 70.6 mm, या फिर अपन कह सकते हैं कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया लिया था। अपन ने इसको जब कंप्रेस किया और उसकी जब टेस्टिंग अपन ने 28 डेज बाद की, यानी 7 डे तक अपन ने उसकी क्यूरिंग करी। क्यूरिंग में से उसको बाहर निकालने के बाद में आफ्टर 28 डेज अपन यदि उसकी टेस्टिंग करते हैं तो 28 डेज बाद जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कितनी आई? 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो उसकी जो स्ट्रेंथ, करेक्ट स्ट्रेंथ है, यदि वो 33 से ग्रेटर आती है तो देन वो ग्रेड क्या हो जाएगा? 33। और यदि 43 से अबव आती है तो क्या आ जाएगा? 43। एंड 53 से यदि अबव आती है तो वो स्ट्रेंथ मेरी क्या हो जाती है? 53। तो बेसिकली जो लास्ट में जो लिखा हुआ है 33, 43 एंड 53, दीज आर द करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। ये क्या है? तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हैं। और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या कहते हैं? यदि मान लिया आपने 100 टेस्ट को, क्यूब को टेस्ट किया और 100 टेस्ट में से सिर्फ 5% ही सैंपल ऐसे मिले जो बिलो 33 फेल हुए, ठीक है, तो वो अपनी क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो दीज नंबर आर द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है। फिर आगे अपन बात करते हैं कि भाई जो OPCS को कहाँ यूज़ किया जाता है, तो जनरली जितने भी अपने जनरल वर्क हैं, ठीक है, दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज सीमेंट इन जनरल कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन वेयर इज नो स्पेशल ड्यूरेबिलिटी इन रिक्वायरमेंट सच एज एक्सपोजर ऑफ सल्फर अटैक। यानी आप इसके यूज़ की बात करें तो ऐसा कोई भी काम हो, यानी कि जो जनरल पर्पज है, सिंपल जो आप यदि घरों में बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, तो जहाँ पे जो सीमेंट को यूज़ किया जाता है जनरल कंस्ट्रक्शन के अंदर, वो उसको किया जाता है, इसी को किया जाता है। तो आप चाहो तो लिख सकते हो these are the most commonly used cement in general concrete work, जितने भी जनरल कॉन्क्रीट वर्क होंगे उनके अंतर्गत इसी ग्रेड को यूज़ किया जाता है, जहाँ पे वेयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, देयर इज़ नो स्पेशल ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, यानी किसी भी तरह की स्पेशल ड्यूरेबिलिटी कंडीशन, यानी कि लंबे टाइम तक नहीं चले या फिर कोई भी एडवर्स कंडीशन नहीं है यहाँ पे, तो वहाँ इसको क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। फिजिकली यदि रिक्वायरमेंट की बात करूँ, सारी जो ग्रेड्स हैं इसकी, ठीक है, यदि इसकी ग्रेड की सारी फिजिकल रिक्वायरमेंट की बात करूँ, तीनों ही ग्रेड की क्या है? सेम है, ठीक है। और जो सिर्फ क्या है डिफरेंस क्या है तीनों ही ग्रेडों के अंदर? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का डिफरेंस है, ठीक है। तो फिजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल दीज ग्रेड्स, फिजिकल
रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल थ्री ग्रेड्स आर सेम एक्सेप्ट compressive स्ट्रेंथ। यानी इसकी जो तीनों ही ग्रेड की जो स्ट्रेंथ, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जिस कलर की बात करें अपन, चाहे अपन उसके इनिशियल सेटिंग की बात करें, फाइनल सेटिंग टाइम की बात करें, ठीक है, या फिर जो भी अपन बात करें, जो भी उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है वो क्या होंगी, सारी सेम होंगी तीनों ही ग्रेड की। सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा अपना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अंतर रहेगा। तो अब बेसिकली मैं बात करूँ, इसके लिए एक टेबल बना देता हूँ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स के अंतर्गत कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स इनकी फिजिकली होती हैं अलग अलग ग्रेड की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी टेबल बना देता हूँ, उसको आप बना लीजिएगा, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। टेस्टिंग जो अपन ने करी है, उसके बाद जो टेस्टिंग किया उसका एक्सपेंशन कितना आया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी टेबल बना देता हूँ। हाँ जी, एक तरफ तो अपन लिख लेते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स। कौन कौन सी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद अपन लिख देते हैं मेथड ऑफ टेस्टिंग, एंड लास्ट में अपन यहाँ लिख देते हैं ग्रेड्स, ठीक है, ग्रेड, ठीक। तो अब ग्रेड है तो अपने पास कौन कौन सी हैं, 3 ग्रेड हैं अपने पास में, 33, 43 एंड 53। 33, 43 एंड 53, इन तीनों ही ग्रेड की अपन बात करेंगे, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। इसको टेबल का नाम कर देते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी टेबल, पूरी टेबल आ रही है ना स्क्रीन के ऊपर, एक बार चेक कर लीजिएगा, पूरी टेबल कंप्लीटली आ रही है ना। हाँ ठीक है जी, बिल्कुल पूरी टेबल इसके ऊपर आ रही है। अब 1 बाई 1 अपन बात करते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट की यदि मैं बात करूँ, सबसे पहले जो अपन ने टेस्ट किया था वो क्या किया था भाई, फाइननेस, ठीक है। तो यदि मैं बात करूँ फाइननेस की, तो फाइननेस क्या होती है, फाइननेस फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, फाइननेस। और फाइननेस देखो अपन ने 2 टेस्ट किए थे फाइननेस के भी भाई, एक तो अपने क्या था सीविंग की थी, एक तो क्या की थी अपन ने सीविंग करी थी, और दूसरा क्या था ब्लेंस एयर परमेबिलिटी टेस्ट किया था, ठीक है, ब्लेंस एयर परमेबिलिटी। यदि मैं बात करूं ब्लेंस एयर परमेबिलिटी की, ब्लेंस एयर परमेबिलिटी, ब्लेंस एयर परमेबिलिटी, तो बेसिकली जो फाइननेस जो कि किसके अंदर देता है, सरफेस एरिया में देता है, ठीक है, सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ये क्या देता है, सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में, ये इसकी यूनिट हो गई किसकी, फाइननेस की। और टेस्ट कौन सा अपन परफॉर्म किया था इसके लिए, ब्लेंस एयर परमेबिलिटी टेस्ट किया था। यदि मैं बात करूं 33 की, तो 33 के अंतर्गत भी ये लिमिट है वो कितनी है, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। 43 के लिए अगेन सेम रहेगा, और 53 के लिए अगेन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये तो अपना क्या हो गया, एक फिजिकल रिक्वायरमेंट हो गया, अपन ने बात कर ली फाइननेस की, तो ये जो फाइननेस थी वो कुछ इस तरह से रही है। नेक्स्ट यदि मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, तो नेक्स्ट अपनी क्या थी भाई, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं साउंडनेस की, ठीक है, साउंडनेस, ठीक है। तो साउंडनेस की जब अपन ने बात कर रही थी, ओपीसी के अंदर 2 टी अपन ने किए थे, एक तो किया था ली चैटले एपरेटस, और एक अपना क्या था ऑटोक्लेव, ठीक है। यदि मैं पहले बात करूं ली चैटले एपरेटस की, ली चैटलियर एपरेटस, ठीक है,
ली चैटलियर अपरेटस के अंदर क्या देता है भाई, ये एक्सपेंशन देता है एमएम के अंतर्गत, क्या देता है भाई, एक्सपेंशन देता है, ठीक है। ली चैटलियर अपरेटस ये एक्सपेंशन देता है। तो ओपीसी के केस में चाहे कोई सी भी हो 10 mm से ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। कितना भाई, 10 mm। तीनों ही ग्रेड के लिए कितना है, 10 mm। यानी दोनों जो इंडिकेटर लेग्स थी उनके बीच के जो डिफरेंस है वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ली चैटलियर के अलावा यदि अपने एक टेस्ट और किया था ऑटोक्लेव, क्या किया था भाई, ऑटोक्लेव। इसके अंदर अपन ने क्या किया था, पूरे मटेरियल को कास्ट करके अपन ने क्या रख दिया था, ऑटोक्लेव के अंदर रख दिया था। फिर अपन ने एक्सपेंशन देखा था कितने % से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ईच डायरेक्शन के अंदर जो एक्सपेंशन है वो मेरा 0.8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अपन ये परसेंटेज के अंदर आया था कितना, 0.8%। तीनों ही ग्रेड के लिए सेम ही प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो ये ऑटोक्लेव का हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज़ की, सेटिंग टाइम। थर्ड अपन बात करेंगे सेटिंग टाइम की, ठीक है। तो थर्ड जो प्रॉपर्टी हो गई वो अपनी क्या हो गई, सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम देखो, अब सेटिंग टाइम के अंतर्गत अपन ने क्या देखे थे, दो टेस्टिंग की थी। एक तो इनिशियल सेटिंग टाइम था, ठीक है, और एक क्या था, फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है। तो अपन क्या लिख देते हैं, इसी के अंदर कर देता हूँ मैं, इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल सेटिंग, ठीक है, जो कि मिनिमम टाइम आता है, और एक अपना क्या हो गया, फाइनल सेटिंग, जिसके अंदर क्या आ जाएगा, मैक्सिमम टाइम आ जाएगा, मैक्सिमम टाइम आ जाएगा, फाइनल सेटिंग मैक्सिमम, ठीक है। तो यदि मैं इसकी बात कर लेता हूँ इनिशियल और फाइनल सेटिंग की टाइम के अंदर, तो अपन ने किस में देखा था भाई, विकेट अपरेटस के अंदर देखा था। किससे किया था, विकेट्स अपरेटस से अपन ने किया था। और ये किसके अंदर आता है, मिनट्स के अंदर। भाई ये किसके अंदर रीडिंग आएगी अपनी, मिनट्स के अंतर्गत। मिनट्स लिख देता हूँ मैं, ठीक है, मिनट्स, ये मिनट्स के अंदर रीडिंग आई। तो देखो कोई सी भी ग्रेड हो, ओपीसी की 33 हो, 43 हो, 53 हो, ठीक है, सबके लिए इनिशियल सेटिंग टाइम की जो वैल्यू है वो होती है 30 मिनट। कितनी होती है भाई, 30 मिनट्स। वहीं यदि मैं बात करूँ फाइनल सेटिंग टाइम की, तो ये फाइनल सेटिंग टाइम होता है 600 या फिर 10 आवर्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, 600 मिनट्स, या फिर अपन क्या लिख सकते हैं, 10 आवर्स। अब अपनी जो लास्ट प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अपनी क्या थी भाई, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो कि अलग अलग होती है सबकी। वो क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो मैं बात करता हूँ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। कंप्रेसिव चौथा नंबर का हो गया क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को मैं किसके अंदर मेजर कर रहा हूँ, मेगा पास्कल के अंदर बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं भाई, मेगा पास्कल के अंदर मैं स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। किससे लेस देन नहीं होनी चाहिए। अल्टीमेटली अपन यदि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को, एक तो अपन 3 टेस्ट कर लेते हैं इसके, ठीक है। एक तो अपन कर लेते हैं 3 डेज, ठीक है, 3 डेज। एक अपन कर लेते हैं 7 डेज, और एक अपन बात करते हैं 28 डेज, ठीक है। 3 जो टाइम है अपन ने 7 दिन बाद टेस्टिंग करी, 3 दिन बाद टेस्टिंग करी है, 28 डेज के बाद में अपन ने क्या करी है, टेस्टिंग करी है। तो बेसिकली अपन अब तीनों की ही बात कर लेते हैं। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन कहाँ होगा, सीटीएम के अंदर होगा। कहाँ होगा, सीटीएम या यूटीएम। यदि मशीन की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगी, सीटीएम और यूटीएम, या तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन रहेगी अपने पास में, या फिर रहेगी अपनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन। तो यदि मैं ओपीसी की बात करूँ, ग्रेड 33 की बात करूँ, ठीक है, ओपीसी के अंतर्गत भी क्या बात करूँ मैं, ग्रेड 33 की बात करूँ, तो इसकी जो मिनिमम जो 3 डेज के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो 16 मेगा पास्कल से कम नहीं आनी चाहिए। 3 दिन के अंदर स्ट्रेंथ कितनी आनी चाहिए, 16 मेगा पास्कल से अंदर कम नहीं आनी चाहिए। वहीं 7 दिन की मैं बात करूँ तो 22 मेगा पास्कल से कम नहीं आनी चाहिए। और वहीं यदि 28 डेज की मैं बात करूँ तो 33 से कम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ग्रेड तो अपन इसी के अकॉर्डिंग डिफाइन की हुई है, ठीक है। तो इसकी 3 डे की स्ट्रेंथ की बात करें तो अपन 16 मेगा पास्कल, 7 डेज की बात करें तो अपन 22 मेगा पास्कल, एंड 28 डेज की बात करें तो 33 मेगा पास्कल इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है। वहीं मैं बात कर लेता हूँ अब 43 की। तो 43 के अंतर्गत 3 डे की जो स्ट्रेंथ है वो 23 मेगा पास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं यदि 7 डेज की मैं बात करूँ तो 33 मेगा पास्कल से कम नहीं होनी चाहिए, एंड 28 डेज पे अगेन कितनी, 43 आ जाएगी, ठीक है। तो 43 मेगा पास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं यदि मैं बात कर लेता हूँ 53 की, तो 53 के अंतर्गत जो 3 डे स्ट्रेंथ है वो 27 मेगा पास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं यदि मैं बात करूँ 7 डेज की तो 37 से कम नहीं होनी चाहिए। और फाइनल अपन बात करते हैं 28 डेज के, तो 53 मेगा पास्कल से स्ट्रेंथ कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, कंप्लीट डेटा हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का ओपीसी के अंतर्गत। अपन ने क्या क्या देख लिया भाई, सरफेस एरिया को देख लिया। वहीं यदि अपन और बात कर लें फाइनेंस के अंदर, यदि सीविंग की भी बात करो आप, ठीक है, आप क्या करो, यदि सीव एनालिसिस भी करते हो, सीव एनालिसिस,
ठीक, जिसके अंदर अपन ने 9 नंबर की या तो सीव नंबर 9 लिख लो या फिर 19 माइक्रोन की अपन सीव यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर जो फाइननेस है यानी कि जो रेजिड्यू है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो परसेंटेज के अंदर कितना आ जाएगा 10%, 10%, 10%। आप दोनों को भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गई अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई ओपीसी की। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ओपीसी के अपन ने सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करी, ग्रेड के अकॉर्डिंग बात कर ली, मैं किसके अंदर क्या क्या इसका फाइनल रिजल्टेंट आना चाहिए, इससे मिनिमम लिमिट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डेटा तो अपना क्या हो गया ओपीसी का हो गया। अब इस ओपीसी के कंपैरिजन में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से अपन कंपैरिजन कर लेंगे बाकी सबका। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड सीमेंट की अपन बात करते हैं। हाँ जी, तो सेकंड अपन बात करते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की। तो बेसिकली देखो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के अंदर पहले नाम से ही जाहिर हो रखा है क्या, रैपिड हार्डनिंग, यानी ये स्पेशल टाइप का सीमेंट है जिसके अंतर्गत जो हार्डनिंग होगी क्या होगी वो जल्दी होगी, यानी कि जो स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट है वो जल्दी होगा। ठीक है, अब इसी तरह से एक सिमिलर वर्ड और आएगा क्विक सेटिंग सीमेंट। ठीक है, तो क्विक सेटिंग और हार्डनिंग में फ़र्क है। सेट होने का मतलब ये है कि उसने सेट हो गया है, यानी कि उसकी प्लास्टिसिटी उसने लूज़ कर दी है लेकिन स्ट्रेंथ गेन करने नहीं लगा है। तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है। क्विक सेटिंग का मतलब है उसकी सेटिंग जल्दी से हो रही है, जबकि हार्डनिंग का मतलब है वो स्ट्रेंथ डेवलप करना है। ठीक है, तो बेसिकली रैपिड हार्डनिंग क्या है, एक स्पेशल टाइप का सीमेंट है जिसके अंदर जो डेवलपमेंट होता है रेट ऑफ स्ट्रेंथ क्या होती है, हायर होती है। बस सिंपल से इतना लिख सकते हैं। तो दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट, दिस is a special type of cement, special types of cement. This is a special type of cement which develops higher rate of strength, higher rate of strength। ठीक, जिसके अंदर क्या होगा भाई, स्ट्रेंथ है वो हायर रेट से डेवलप होगी। सिंपल सा पहली चीज़ तो ये है। ठीक है, सेकंड अपन बात करें यदि इसका कंपैरिजन की बात करें, दिस इज द स्पेशल टाइप सीमेंट विच डेवलप्स हायर रेट ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक, क्लियर। उसके बाद यदि मैं कंपैरिजन कर लेता हूँ इसका ओपीसी के साथ में, यदि आरएचसी, ठीक है, इसको शॉर्ट में यदि मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ आरएचसी। तो आरएचसी की जो 1 डे की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, 3 डे की जो स्ट्रेंथ है वो ओपीसी के बराबर होती है, सेम वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर। यदि मैं बात करूँ 1 डे स्ट्रेंथ ऑफ आरएचसी का मतलब क्या हो गया, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ये जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, 3 डे स्ट्रेंथ के बराबर होगी। 3 डे स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी की 3 दिन की स्ट्रेंथ के बराबर होगी, सेम कंडीशन के, फॉर सेम वाटर सीमेंट रेशियो। दोनों को यदि आप कांस्टेंट लो, सेम ही लो, तो उसके अंदर जो 1 डे के अंदर जो स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है वो 7 दिन के अंदर स्ट्रेंथ डेवलप होगी। और वहीं यदि मैं बात करूँ इसकी 3 डे की स्ट्रेंथ की मैं बात करूँ आरएचसी की, 3 डे स्ट्रेंथ ऑफ आरएचसी इक्वल्स टू द 7 डे स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी, 7 डे स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी। यानी कि जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है जो 3 दिन के अंदर जो डेवलप होगी वो सेम स्ट्रेंथ हो जाएगी अपनी किसके अंतर्गत, 3 दिन के अंदर जो कि 7 दिन में हो रही है ओपीसी की। ठीक है, तो इसके अंदर आपको सिर्फ ये समझना है कि हायर रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट है इन इनिशियल स्टेज, जबकि यदि मैं फाइनल स्ट्रेंथ की बात करूं तो यदि मैं 90 दिन के बाद में स्ट्रेंथ की बात करूं तो दोनों की स्ट्रेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, बट अपन को क्या याद रखना है, रैपिड हार्डनिंग जल्दी से हार्ड हो रहा है, यानी अर्ली स्ट्रेंथ है वो जल्दी से ले रहा है। तो बेसिकली यदि इसको और यदि आपको अर्ली स्ट्रेंथ डेवलप करवानी तो क्या कर देना होता है, सिंपल सा आप क्या कर दो, इस ओपीसी जो है, ठीक है, ओपीसी की क्या कर दो, फाइन ग्राइंडिंग कर दो। जो भी सीमेंट के मटेरियल्स हैं जो अपन डेवलप कर रहे हैं इसके अंदर या जो कंपोजिशन था उसकी यदि आप फाइन ग्राइंडिंग कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ओपीसी हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, तो यदि आपको हायर रेट आपको चाहिए तो क्या करना है, सिर्फ इनिशियल स्टेज के अंतर्गत हायर कर दो फाइननेस को, बस। ठीक है, तो दिस हायर, यदि मैं पूछूंगी कि रीज़न क्या है इसका, ठीक है, तो रीज़न ये है, ठीक है, दिस हायर rate of strength
ऑफ डेवलपमेंट इन इनिशियल स्टेज ड्यू टू किसकी वजह से होती है भाई, ड्यू टू हायर फाइननेस ऑफ सीमेंट, ड्यू टू हायर फाइननेस ऑफ सीमेंट। इसका रीजन क्या हुआ, सिंपल सी अपन बात करें कि भाई यदि अपन ने फाइननेस को ज़्यादा ले लिया, फाइननेस ज़्यादा कर दिया तो अल्टीमेटली क्या हो गया, उस सीमेंट का क्या हो गया, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाटर को रिएक्ट करने के लिए एक सफिशिएंट मात्रा में एक पर्टिकुलर एरिया मिल जाएगा। और सीमेंट की जब भी स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ कैसे होती है, हाइड्रेशन की वजह से होती है। तो सिंपल क्या हो गया, हाइड्रेशन की प्रोसेस अपनी क्या हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी, तो अपन ये वाला सीमेंट डेवलप कर लेंगे। इसके अलावा भी अपन की बात करें कि ये जो बॉक्स कंपाउंड पढ़े थे अपने, 4 बॉक्स कंपाउंड पढ़े थे, C3S, C2S, C3A, C4AF। यदि आप क्या कर दो, C3S की कंटेंट को बढ़ा दो और C2S की को क्या कर दो, लेस कर दो, ठीक है। तो जब यदि मैं RSA की बात करूँ तो इसके अंदर जो कंटेंट होता है, इट हैज़ हायर कंटेंट ऑफ C3S की कंटेंट इसके अंदर ज़्यादा होती है, अप्रॉक्सीमेटली 50% के समथिंग होती है, एंड लेस C2S। बेसिकली C3S है वो क्या होता है, अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि C2S जो होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए डेवलप होता है, ठीक है। तो अब ये जो सीमेंट है, ये हायर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट की जो क्लॉज है, इसके लिए अपन क्या समझते हैं, इसको अपन कहाँ यूज कर सकते हैं और कहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। बेसिकली अपन को ये याद रखना है। देखो अल्टीमेटली हार्डनिंग जल्दी हो रही है, दैट मीन्स C3S की कंटेंट ज़्यादा है, और C3S की कंटेंट ज़्यादा है तो यानी हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। तो इस सीमेंट को अपन जब भी अपन मास कॉन्क्रीटिंग की बात करेंगे, बड़े लेवल के अंदर जहाँ कॉन्क्रीट करनी है तो वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा मास कॉन्क्रीट से क्या होगा, बहुत ज़्यादा इसके अंदर हीट डेवलप हो जाएगी, और हीट डेवलप की वजह से क्या हो जाएंगे, उसके अंतर्गत क्रैक्स जनरेट हो जाएंगे। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, भाई ज़्यादा मास में है, ज़्यादा ही स्पीड से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, अनडिजायरेबल क्रैक्स हो जाएंगे जब ये कूल होके जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, दिस सीमेंट इज़ नॉट यूजफुल, this cement is not useful for mass concreting। अब मास कॉन्क्रीटिंग यानी जहाँ पे लार्ज स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, चाहे डैम की बात कर लो, ठीक है, तो वहाँ पे ये यूजफुल नहीं होगा, because due to high heat of hydration, अब हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रेशन, द टेम्परेचर inside the structure यानी अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसका क्या हो जाएगा, अंदर स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स ड्यूरिंग कूलिंग, ठीक है, या फिर क्रैक्स ऑन कूलिंग, सिंपल सा लिख सकते हो आप। जब कूलिंग हो जाएगी, भाई टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से एक्सपेंशन आ गया। अब जब एक्सपेंशन के बाद क्या होगा, मेरा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर कूल होता जाएगा, और कूल होके बाद में उसके अंदर क्या हो जाएंगे, क्रैक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रीज़न रहा अपना किसका, इसको मास कॉन्क्रीटिंग के अंतर्गत यूज नहीं करने का, ठीक है। अब इसके अलावा इसके अंतर्गत और क्या होगा, इससे टेम्परेचर यदि राइज हुआ है, क्या हुआ है भाई, टेम्परेचर यदि राइज हुआ है तो लार्ज श्रिंकेज आएगा, इसके अंतर्गत क्या आएगा भाई, लार्ज श्रिंकेज आएगा, एंड वाटर रिक्वायरमेंट जो रहेगी वर्केबिलिटी के लिए वो ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ।
जी। इसके अलावा भाई उसमें तो यूज़ नहीं किया, तो इट इज़ सब्जेक्टेड टू द लार्ज श्रिंकेज एंड वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी इज मोर। इट इज सब्जेक्टेड टू लार्ज श्रिंकेज एंड वाटर रिक्वायरमेंट for workability is more। तो एक तो क्या हो गया, इसके अंदर लार्ज श्रिंकेज आएगा, और दूसरा क्या होगा, वर्केबिलिटी के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। अब इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, तो जहाँ पे अपन को रैपिड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ की डिज़ायर हो। अब रैपिड कहाँ हो सकता है भाई, कोई भी अपन ने यदि रिपेयरिंग वर्क किया, मान ली कोई रोड है, उस रोड को अपन ने क्या किया, रिपेयर किया। अब वहाँ पे अपन को अर्ली स्ट्रेंथ क्यों चाहिए, क्योंकि भाई ज़्यादा टाइम तक अपन क्या ट्रैफिक को बैन नहीं कर सकते। अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है किसी रोड को बना दिया उसके बाद 10 दिन की ट्रैफिक को बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। तो कोई भी एक ऐसी जो रोड है, ठीक है, जिस पर अपन क्या लिमिटेड टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हैं या फिर रोक सकते हैं, तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं, इस तरह के सीमेंट को यूज़ किया। तो कोई भी अपन रिपेयरिंग वर्क हो, ठीक है, रिपेयरिंग अल्टीमेटली अपन को क्या है, जल्दी से स्ट्रेंथ चाहिए, तो वहाँ पर अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ सुटेबल फॉर, तो ये कहाँ सुटेबिलिटी होगी इसकी, इट इज़ सुटेबल for repair of roads, bridge, ठीक है, roads, bridges, and in the structure where load is applied in a short period of time, in short period of time। जहाँ पे अपन एक बहुत कम टाइम के बाद में क्या कर देते हैं, स्ट्रक्चर के ऊपर लोड लगा देते हैं। एंड ऑल्सो, और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, एंड ऑल्सो वेयर अर्ली रिमूवल ऑफ फ्रेमवर्क, या फिर जहाँ पे अपन को फ्रेमवर्क को जल्दी से रिमूव करके आगे काम करना हो, तो उस केस के अंदर अपन क्या कर देते हैं, RHC को यूज़ करते हैं। ठीक है, बेसिकली यदि इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो ये 10% मोर देन होती है एज पर ऑर्डिनरी सीमेंट। द कॉस्ट ऑफ RHC इज़ 10% मोर देन OPC, यदि OPC की बात करें तो इसकी जो कॉस्ट है वो क्या होती है, 10% ज़्यादा होती है। वहीं यदि मैं इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करूं तो सेम इनिशियल, अब इसके और प्रॉपर्टीज लिख लीजिएगा। इनिशियल सेटिंग टाइम ये अगेन उसका क्या होता है, वही 30 मिनट्स होता है। क्या होता है भाई, 30 मिनट्स होता है, सेम एज द OPC। और यदि मैं फाइनल सेटिंग टाइम की बात करूं तो वो भी क्या होता है, वही 10 आवर्स। फाइनल सेटिंग टाइम दैट इज़ 10 आवर्स, या फिर आप लिख सकते हो 600 मिनट्स। ये तो सेम ही हो गया दोनों के लिए। ठीक है, वहीं यदि मैं बात करूँ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, तो इसकी वन डे की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, 16, जो 3 दिन के बराबर थी, और 3 दिन की वो हो जाती। वहीं यदि फाइननेस की बात करूँ, तो देखो एज़ कम्पेयर टू OPC क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। OPC की क्या थी 2250, तो इसकी क्या हो जाती है 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाती है भाई, फाइननेस हो जाती है। तो ये अपना क्या हो गया, सेकंड सीमेंट हो गया RHC रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। क्लियर है यहाँ तक, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ अपन इसकी ऑल्टर हुई हैं वो भी अपन ने यहाँ पे देख लिया, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर टाइमिंग क्या रहेगी, उसका सरफेस एरिया क्या रहेगा, फाइननेस क्या रहेगी, वो भी चीज़ अपन ने यहाँ पे देख ली। ठीक है, तो नाउ कम्स टू द थर्ड। अब आते हैं अपन तीसरे पे, और इसके लिए कोड को भी याद रखना है। RHC के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, IS 8041, इंडियन स्टैंडर्ड 8041 के अंतर्गत इसकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में मेंशन किया हुआ है।
तो जब भी आपसे पूछा जाए कि RSC के बारे में डिटेल कौन से कोड के अंतर्गत है, तो वो मिलेंगे अपनी किसके अंतर्गत, 8041, ठीक है। और वहीं अपन ने OPC के 3 ग्रेड्स की बात करी, तो तीनों ग्रेड्स के लिए अपन ने अलग अलग कोड को वहाँ पे मेंशन कर दिया था। 33 के लिए अलग था, 43 के लिए अलग था एंड 53 के लिए अलग था, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड, एक्स्ट्रा हार्डनिंग सीमेंट, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, EHRC, आप चाहो तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, ERHC। देखो बेसिकली है तो ये भी क्या, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यानी अर्ली स्ट्रेंथ ही देता है, इंग्रेडिएंट हैं वो उसके वही रहेंगे, लेकिन इसके अंदर अपन क्या कर देते हैं, 2% कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम क्लोराइड और मिला देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बन जाता है, ठीक है। तो इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाई इंटरग्रेडिंग अबाउट 2% ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, इससे और मिला दिया अपन ने, इससे क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, इसकी जो सेटिंग टाइम है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। एक तो क्या करता है, क्विक सेटिंग कर देता है, और हार्ड होने की जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अब इसको जहाँ पे अपन यूज़ कर रहे थे अपन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, तो वहीं पे अपन क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को भी यूज़ कर लिया जाता है। तो बेसिकली सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो क्या एक्स्ट्रा है इसके अंतर्गत, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाई इंटरग्राइंडिंग अबाउट 2% ऑफ कैल्शियम सिलिकेट, बस एक तो ये याद रखना है। क्या याद रखना है, कोई कैल्शियम क्लोराइड 2% मिला देना है। तो इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटरग्रेडिंग 2% ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 2% कैल्शियम क्लोराइड इसके अंदर ऐड कर देना है, एंड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, यानी जो भी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का कंपोजिशन था उसके अंदर एक्स्ट्रा क्या कर दिया, 2% कैल्शियम क्लोराइड मिला दिया। कैल्शियम क्लोराइड के मिलान से क्या होगा, एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड के एडिशन से क्या होगा, एक तो इंश्योर क्विक सेटिंग एंड हार्डन क्विकली एंड हार्डन प्रॉपर एंड हार्डनिंग प्रॉपर्टीज, यानी इसकी वजह से क्या होगा, एक तो क्विक सेटिंग हो जाएगी और प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, रैपिड हार्ड हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए इट इज़ यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पसेस, ऑफ रिपेयरिंग, स्पेशल पर्पज ऑफ रिपेयरिंग वर्क स्पेशली इन कोल्ड वेदर कंडीशन, रिपेयरिंग वर्क स्पेशली इन कोल्ड वेदर कंडीशंस। तो कोल्ड वेदर कंडीशंस जहाँ पे हैं वहाँ पे इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यदि इसकी मैं बात करूँ, 1 डे स्ट्रेंथ जो है इसकी 25% मोर देन होती है OPC, और 7 दिन की स्ट्रेंथ की बात करूँ तो वह 20% मोर देन होती है OPC। तो 1 डे स्ट्रेंथ इज मोर देन 25% of OPC, and 7 day strength is more than 20% of OPC,
और 7 दिन की जो स्ट्रेंथ है वो 20% से ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके अंदर जो मैक्सिमम टाइम होता है मिक्सिंग के लिए वो 20 मिनट का अवेलेबल होता है। ठीक है, तो मिक्सिंग या फिर अपन बात करें वाइल यूजिंग this cement we have maximum 20 minutes for use। ठीक है, 20 minutes we have maximum 20 minutes available for mixing, placing and compacts। mixing, transportation and placing। mixing, transporting, placing यानी कि विद इन 20 मिनट के अंदर आपको मिक्स कर लेना है, ट्रांसपोर्ट कर देना है, ठीक है, प्लेस कर देना है, कॉम्पैक्ट कर देना है और फिनिश कर देना है, कॉम्पैक्टिंग एंड फिनिशिंग। तो ये सारा प्रोसेस 20 मिनट के अंतर्गत हो जाना चाहिए, बिकॉज आफ्टर दैट ये क्या हो जाता है भाई, हार्ड हो जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट ये क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। अब यदि इसके अंतर्गत ये आप कैल्शियम क्लोराइड को ऐड नहीं करोगे तो इससे क्या हो जाता है, क्रैक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यदि ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर करोगे तो क्रैक्स का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए अपन इसकी जो लिमिट है उसको यहीं पे फिक्स रखते हैं। 2% से ज़्यादा कैल्शियम क्लोराइड इसके अंदर अपन ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, और वहीं यदि मैं बात करूँ इसके सरफेस एरिया की, तो इसका जो सरफेस एरिया होता है, यदि मैं फाइनेस की बात करूँ तो सरफेस एरिया ऑफ दिस सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है, शुड नॉट बी लेस देन 5000 to 6000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। इसका जो सरफेस एरिया है वो 5000 से लेके 6000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम के समथिंग होता है। अब बिकॉज इसका क्या है, सरफेस एरिया बहुत क्या है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से इसके अंतर्गत एक प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं अपन एयर साइड। ठीक है, तो एयर साइड का मतलब क्या होता है कि जो एयर के अंदर जो मॉइस्चर है उसको क्या कर लेता है, बहुत जल्दी ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो, इट हैव ए प्रॉब्लम ऑफ एयर साइड। एयर साइड का मतलब यही है कि जो एयर है, एयर के अंदर जो भी मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को क्या कर लेता है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे इसके अंतर्गत लम्स जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अब सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट। फोर्थ वन है अपना तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, तो ये अपना 4th नंबर का हो गया। तो देखो सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है, जब अपन बात कर रहे थे ओपीसी की, ओपीसी मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो बेसिकली देखो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है किसके, सल्फर अटैक के। ठीक है, किसके, सल्फेट अटैक के। अब बेसिकली सल्फेट अटैक क्या होता है, देखो सल्फेट अटैक जब भी अपन बात कर रहे थे ओपीसी के अंदर जो कंपोनेंट बन रहे थे यानी C3S और C2S जो है, यदि वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी CaOH का होल टू बना देता है। अब ये जो CaOH है वो क्या करता है, C3A के साथ रिएक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है भाई, C3A के साथ रिएक्ट कर लेता है और वहाँ से कैल्शियम सल्फेट बन जाता है, यानी कि CaSO4 बन जाता है। ठीक है, अब कैल्शियम सल्फेट हो गया आपका जिप्सम के अंतर्गत। ठीक है,
OH का होल ट्वाइस हो गया अपना क्या C3 और उसके रिएक्शन से, और C3, अब ये तीनों मिलके क्या बना लेंगे, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं भाई, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट बना लेते हैं, जिससे क्या होगा कि जो सीमेंट का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 220 या 227% तक क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी ओरिजिनल वॉल्यूम का 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। अब जैसे ये बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, क्रैक्स का डेवलपमेंट हो जाएगा अल्टीमेटली। तो ये क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक सीवर प्रॉब्लम है, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो गई किसके लिए, OPC के लिए। तो अब ऐसा कहीं इन्वायरमेंट है जहाँ पे अपन क्या है इस तरह के, जिस कहीं बेसमेंट की बात करें अपन, ठीक है, या फिर फाउंडेशन की अपन बात कर लें, या फिर कोई रिटेनिंग वॉल के अंदर बात करें जहाँ पे क्या है कुछ सॉल्ट्स भी अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, OPC के अंदर बहुत ज़्यादा क्रैकिंग आ जाती है, ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं रहती। तो उस केस के लिए अपन क्या कर देते हैं, सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट को बनाया जाता है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं SRPC। क्या हो जाएगा भाई, SRPC। और यदि बात करें अपन कोड की, तो इसके लिए जो कोड दिया हुआ है उस कोड का नाम है 12220, ठीक है, 123 सॉरी, ठीक है, 12330, ठीक है। इस कोड के अंतर्गत इसकी पूरी जो थ्योरी है, इसके पूरे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो लिखे हुए हैं। तो यदि मैं बात करूं किसकी, सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट, पहला तो यही टारगेट है कि अपन इसको यूज़ क्यों करते हैं। तो बेसिकली अब इसको यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि OPC के अंतर्गत दिक्कत है। क्या है भाई, OPC के अंतर्गत प्रॉब्लम्स हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि OPC इज़ हाईली सेंसिटिव, OPC is highly sensitive for sulfate attack, यानी ये क्या है, सल्फेट अटैक के बहुत ज़्यादा क्या होता है, सेंसिटिव होता है, स्पेशली किसके, MgSO4 के, स्पेशली MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट के क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा अटैक होता है। अभी क्यों होता है, क्योंकि विच रिएक्ट बोथ CaOH का होल ट्वाइस एंड C3A, यानी कि जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो किसके साथ रिएक्ट कर लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के साथ रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। और क्या बनाता है, एंड मेक कैल्शियम सल्फेट। एक तो क्या बना लेता है भाई, कैल्शियम सल्फेट बना लेता है, और दूसरा क्या बना लेता है, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट, यानी कि इससे, यानी कि जो अब क्या था, बेसिकली MgSO4 जो है, MgSO4 हो गया एक तो, ठीक है, ये किसके साथ रिएक्ट करता है अपने, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट बना लेता है, ठीक है। इनका जो वॉल्यूम क्या है, हुज वॉल्यूम is 2 to 7% more than of original volume, यानी कि जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उससे 227% ज़्यादा होता है इसका वॉल्यूम। इससे क्या होगा, क्रैक्स का डेवलपमेंट हो जाता है। तो दैट लीड्स द डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स, that leads the development of cracks। तो ये क्या करता है, क्रैक्स के डेवलपमेंट को एनकरेज करता है, यानी कि बढ़ाता है। तो बेसिकली अब इसके अंदर क्या करना है, अपन को कैसे बनाएंगे सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। तो अपन को जो अमाउंट है C3S और C2S उसको तो सेम ही रखेंगे, ठीक है, और क्या कर देंगे, C3A की जो कंटेंट है उसको क्या कर देंगे, रजिस्ट कर देंगे कि भाई वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ, इसके लिए अपन क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ C3S एंड C2S कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 40% विल बी सेम एंड रजिस्ट्रिक्टेड C3A
इज रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड, इसको क्या कर दिया अपन ने, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, कितना, लेस देन 5%, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड टू लो वैल्यू ऑफ 5%। तो अब क्या हो गया, इससे जो C3 है उसकी कंटेंट कम रहेगी, अब C3 की कंटेंट रहेगी तो इसके लिए सफिशिएंट मात्रा में क्या नहीं मिल पाएगा, वो रिएक्ट करने के लिए नहीं मिल पाएगा MgSO4 के लिए, ठीक है। तो सिमिलरली ये क्या होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, एक्सेप्ट इसके अंदर कंटेंट क्या है, C3A की कंटेंट कम है बस, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। ग्राइंडिंग की बात करें तो ग्राइंडिंग भी एज कम्पेयर OPC तो थोड़ी कम होती है। और इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो इट इज़ यूज, कहाँ यूज़ करेंगे भाई, इट इज़ यूज दोज स्ट्रक्चर विच आर कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, भाई सॉइल के अंदर ही तो अपन को MgSO4 मिलेगा, सॉल्ट्स मिलेंगे, ठीक है, तभी तो सल्फेट अटैक होगा। तो जहाँ भी स्ट्रक्चर हैं जो सॉइल के टच में है, चाहे वो फाउंडेशन की बात कर लो, चाहे बेसमेंट की बात कर लो, चाहे रिटेनिंग वॉल की बात कर लो, ठीक है, तो इट इज़ used where the structure is direct contact with soil like foundation, फाउंडेशन के अलावा अपना क्या हो सकता है, बेसमेंट, रिटेनिंग वॉल्स एटसेट्रा, ठीक है। दीज आर द स्ट्रक्चर जो डायरेक्टली क्या होते हैं, सॉइल के अपने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंतर्गत होते हैं। तो वहाँ अपन इस तरह के सीमेंट को यूज़ किया जा सकता है। और बेसिकली यदि इसके, अब देखो इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या होता है, OPC के बराबर ही होता है, ठीक है। तो सरफेस एरिया है वो 2250 से कम नहीं होना चाहिए। द सरफेस एरिया शुड नॉट लेस देन डबल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ठीक है, ग्राम है, केजी नहीं, ग्राम पर ग्राम। यदि सरफेस एरिया की बात करो तो वो 2250 से कम नहीं होना चाहिए। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैनाल लेनिंग के अंदर भी यूज करें। इट इज़ ऑल्सो यूज एज कैनाल लेनिंग्स, यानी कि जो अपने क्या होते हैं, नहर होती हैं, ठीक है। तो नहरों के पास के जो एरिया हैं, दोनों तरफ क्या बनाई, जो दीवार जो बनाई जाती हैं, उसको वहाँ भी अपन इसको लेनिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी स्ट्रक्चर्स हैं जो कोस्टल एरिया के अंदर, अब ऐसे यूज़ की बात करें तो कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सी वाटर के अंतर्गत, सी वाटर, ठीक है, कोस्टल एरिया, कैनाल लेनिंग, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, मेजर एरिया हो गए जहाँ अपन इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज अपन ने 4 सीमेंट पढ़े। एक तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में पढ़ा, फिर RHC के बारे में पढ़ा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में, उसके बाद में एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में पढ़ा, और उसके बाद अपन ने पढ़ा सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। बाकी के जो अभी और इसके 5-6 टाइप्स और हैं उनको अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।